हेलो हेलो हेलो। हेलो बेटा, आई एम ऑडिबल। हेलो। हाँ भाई, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? हाँ, साउंड भी आ गई। चलो, ठीक है। तो भाई, स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। देखो, एनसीईआरटी डीप लाइन का ये चैप्टर था जो बचा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ 11th के कंटेंट में भी इंक्लूड होगा, ठीक है। और मतलब बहुत जरूरी भी है, और मैं कोशिश करूंगा इस चैप्टर को बहुत मैजिकल वे में कराऊं। लोग कहते हैं जूलॉजी का सबसे बोरिंग टॉपिक है, अब मेरी कोशिश रहेगी इसको सबसे इंटरेस्टिंग बनाने वाली, ठीक है। तो पहला जो इसका पार्ट है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। मैं बता दूं आपको, इस चैप्टर का नीट के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज है। अगर तुम प्रीवियस 4 ईयर के पेपर देखते हो तो 4 to 5 क्वेश्चन मैक्सिमम आए हुए हैं इस चैप्टर से, तो हल्के में मत लेना, ठीक है। कोशिश करूंगा इस चैप्टर को यही याद करा दूं, बिल्कुल, ठीक है। अगर आप 10th करके एकदम 11th में भी आए हो, या आप 12th में हो, या आप ड्रॉपर के बच्चे हो, तो मेरी कोशिश रहेगी कि इस चैप्टर को यही सारे एग्जाम्पल के साथ एकदम सेट करा दूं, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं बेटा, कंटिन्यू करते हैं। ओके, सब कुछ ओके है। मोबाइल से ले लें एक बार, तुम्हारे लाइव देखते रहें। ओके, क्या बोल रहे हो? ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। ओके, ठीक है, स्क्रीन आ गई है, सब कुछ ओके है। यस, नीट एक्स चैनल पर मेरा पहला लेक्चर है, ठीक है। यस 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 यस। अब कितना भी टाइम लगेगा, गलती मुझसे हो गई, ठीक है। लेक्चर 2 की स्ट्रीमिंग की डाल दी थी, तो कहां से चलेगा, ठीक है। फिर समझ में आया कि लेक्चर 1 की डालनी है, ओके। तो कल मेरा लेक्चर 2 है, परसों लेक्चर 3 है, ठीक है। तो आपको तीनों दिन, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये सीरीज चलेगी, ठीक है। क्योंकि फिर मैं अगेन खतरनाक तरीके से पूरे नीट का सिलेबस रिवाइज कराना स्टार्ट कर रहा हूं थर्सडे से, ठीक है। हाँ, थर्सडे से संकल्प नीट वेदांतु चैनल पर रिवीजन चलेगा बहुत तगड़ी तरीके से, ओके। चलो, और अभी मैंने लेक्चर डाल दिया है डेंगू और चिकनगुनिया का, संकल्प नीट वेदांतु चैनल के ऊपर, उसको देख लेना। 4.5 मिनट का लेक्चर है, ओनली 4.5 मिनट का। डेंगू चिकनगुनिया जिंदगी में नहीं भूलोगे, क्लियर बिल्कुल? हाँ बेटा, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, चलो। तो सबसे पहले बात करते हैं एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम में सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एनिमल को क्लासिफाई करना है, ठीक है, मैं आप बच्चों की क्लास में आया, ठीक है। अब बच्चे क्लास में बैठे हैं, मुझे कहा गया है कि जाओ सर, इस क्लास में सारे बच्चों को क्लासिफाई करो, ठीक है भाई, हम क्लासिफाई कर देंगे। तो हम क्लासिफाई किस बेस पर करें भाई? क्या आधार है क्लासिफिकेशन का? मुझे आधार ढूंढना पड़ेगा, बेस ढूंढना पड़ेगा क्लासिफिकेशन का। तो अगर मैं पूछूं कि किस बेस पर मैं क्लासिफाई करूं, किस आधार पर क्लासिफाई करूं, तो जैसे हो सकता है उस क्लास में कुछ बच्चे जूलॉजी में महारत हासिल करते हैं, कुछ बच्चे बॉटनी में बहुत सुपर एक्सीलेंट होंगे, कुछ फिजिक्स में, तो कुछ केमिस्ट्री में। तो मैंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, कह सकते हो कि इंटेलिजेंस इन सब्जेक्ट हम क्लासिफाई करते हैं बच्चों को, ठीक है। तो कुछ बच्चे जूलॉजी के, कुछ बॉटनी के, कुछ फिजिक्स के, कुछ केमिस्ट्री के, इसके आधार पर हमने क्लासिफाई कर दिया। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस बेस पर आप किंगडम एनिमेलिया में मिलने वाले एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो, तो वही वही आधार है इस चैप्टर का, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक फीचर ऑफ ऑल एनिमल्स बताऊंगा। अभी ये सारे एनिमल्स के बेसिक फीचर क्या है भाई? एनिमल के बेसिक फीचर क्या है? कि वो यू कैरियोट होना चाहिए, मल्टी सेलुलर होना चाहिए, क्लियर बिल्कुल? यस, होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए, यस, यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर और होलोजॉइक ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये 3 बहुत बहुत अहम भूमिका निभाने वाले फीचर्स हैं जो एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, मल्टी सेलुलर होना चाहिए, मल्टी सेलुलरिटी, मल्टी सेलुलर होना चाहिए।
नंबर 1 मल्टी सेलुलर होना चाहिए, ठीक है, मल्टी सेलुलर। ये आप जानते हो यूनिसेलुलर। भाई पहले मैं छोटा था तो समझता था कि अमीबा को किंगडम एनिमेलिया में रखना चाहिए, है तो एनिमल, ठीक है, पर वो यूनिसेलुलर है। विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने एनिमेलिया को अलग किया, किंगडम प्रोटिस्टा को अलग किया, क्लियर, बिल्कुल उसको अलग ही कर दिया, ठीक है। हाँ, किंगडम एनिमेलिया अलग कर दिया, प्लांटी अलग कर दिया, किंगडम प्रोटिस्टा अलग किया हमने, क्लियर बिल्कुल, क्योंकि पहला फीचर है मल्टी, मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो भाई अगर मैं बात करूं अमीबा की तो मल्टी सेलुलर तो होता नहीं है। दूसरा क्या है फीचर इसका, यूकैरियोटिक होना चाहिए, यस। यूकैरियोटिक होना चाहिए। तीसरा क्या है भाई, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजॉइक, होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए। आप समझना मेरी बात, समझाता हूं मैं, होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सर क्या होता है होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? होलोजॉइक का मतलब होता है इंगल्फ कर लेना, किसी एनिमल के किसी पार्ट को इंगल्फ कर लेना, प्लांट के किसी पार्ट को इंगल्फ कर लेना, ठीक है, या कंप्लीट एनिमल को या कंप्लीट प्लांट को इंगल्फ करने की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये फीचर तो एनिमल का है भाई, ठीक है भाई, एनिमल पकड़ के खाते हैं क्योंकि हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं, एक पार्ट को खा सकते हैं, कंप्लीट एनिमल या कंप्लीट प्लांट को खा सकते हैं। तो होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। ये 3 मेन फीचर है, मैं भी एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, अभी मैं एनसीईआरटी के मेन फीचर की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मेन पर्पस रहेगा एनसीईआरटी की एक एक लाइन पर मास्टरी करा देना। तो 3 फीचर्स हैं, जिनमें ये 3 फीचर्स होते हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं मेटा जुअन्स। क्या बोलते हैं इनको? मेटा जुअन्स। एक मिनट, उनको बोलते हैं मेटा जुअन्स। मेटा जुअन्स क्या होते हैं? जो मल्टी सेलुलर है, जिसमें होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो यूकैरियोटिक है, वो मेटा जुअन्स है। कौन है? मेटा जुअन्स। कौन है बेटा? मेटा जुअन्स। मेटा जुआ, इन सबको मेटाजुआ बोलते हैं। अब मेटाजुआ को भी आप क्लासिफाई कर सकते हो, यस, मेटाजुआ भी 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, यस, मेटाजुआ को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। आप किस टाइप के मेटाजुअन्स हो, ठीक है भाई, पैराजुअन्स हो या यू मेटाजुअन्स हो, आप समझना मेरी बात, पैराजुअन्स हो, पैराजुआ या यू मेटाजुआ, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं पैराजुआ, पैरा जुआ या यू मेटाजुआ। किसमें? यू मेटाजुआ, ठीक है, पैराजुआ या यू मेटाजुआ। अब पैराजुअन्स कौन होते हैं भाई? एनिमल्स को, भाई मेटाजुअन्स कौन होते हैं? क्वेश्चन पूछेगा मेटाजुअन की प्रॉपर्टी क्या है, ये 3 प्रॉपर्टी ध्यान रखना, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर से बोल रहा हूं, मल्टीसेलुलरिटी, यूकैरियोटिक, होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये मेटाजुअन्स की प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी होगी, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, प्रॉपर्टी नॉट, ठीक है, इंक्लूडेड इन, नॉट इंक्लूडेड इन मेटाजुअन्स, तो आप बोलोगे कोई भी होगी, डाल सकते हैं, 3 इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, 4th उसमें इंक्लूड नहीं होगा। मेटाजुअन्स को हम क्लासिफाई कर रहे हैं पैराजुअन्स और यू मेटाजुअन्स। पैराजुअन्स में प्रॉपर्टी क्या है भाई? अगर किसी भी एनिमल में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कैसा? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो पैराजुआ है। जिसमें टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो यू मेटाजुआ है। अब सर को बोलोगे सर पैराजुआ क्या होता है? सर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और टिश्यू, ये मैं समझाने वाला हूं डिटेल्ड में, टेंशन बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, और धीरे धीरे बिल्डअप करके एकदम सुपर लेवल पे लेकर के जाऊंगा, और लास्ट में कंपाइल करा दूंगा, सारे के सारे यही याद कराऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं पैराजुअन्स क्या होते हैं भाई? जिनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, समझाता हूं, अभी समझाता हूं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिन एनिमल्स के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा, वो सारे के सारे पैराजुअन्स होते हैं। और जहां टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो यू मेटाजुअन होंगे। जहां पर टिश्यू, ऑर्गन
ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, यू मेटाजुअंस बोलेंगे, यू मेटाजुअंस बोलेंगे। तो पैराजुआ यू मेटाजुआ, क्लियर बिल्कुल, पैराजुआ यू मेटाजुआ। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। सर क्या होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल बेसिक तरीके समझाऊंगा, समझना मेरी बात। जैसे मान लो एक पेज है ओके, समझना, बहुत प्यारे तरीके से समझा रहा हूं, क्या डिफरेंस होता है इन सब के अंदर। जैसे मान लो आपकी क्लास है, एक क्लास में 4 बच्चे फ्रंट बेंच पर बैठे थे, वो चारों बच्चे एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, एक इंडिविजुअल लेवल पर, सेल लेवल पर, कि भाई एक बच्चे ने पिज्जा मंगवाया, तीनों रिमेनिंग चारों के लिए, ठीक है, सब चारों के लिए, एक ने बर्गर ऑर्डर किया चारों के लिए, एक ने, ठीक है, कॉफी, कोल्ड कॉफी ऑर्डर की, ठीक है, एक ने पेस्ट्रीज, एक ने, समझ रहे मेरी बात, चारों ने अलग अलग टाइप की चीजें ऑर्डर कर दी, ठीक है, चारों के लिए, क्लियर है। तो एक बेहतरीन सी पार्टी ऑर्गेनाइज हो गई, चारों ने मिलकर किया, तो इसको बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जब वो चारों क्लास में वापस आए तो क्लास में हंगामा हुआ कि भाई इन चारों ने कल पार्टी की है, तो मैंने कहा भाई सेलुलर लेवल पे कर लिए तो क्या फर्क पड़ता है भाई, अलग अलग इंडिविजुअल लेवल पे की है ना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। छोटी छोटी सेल के मिलने से अगर कोई बन रहा है तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। हाँ, फिर जब कई सेल मिलकर के एक साथ किसी वर्क को परफॉर्म करते हैं तो उन ग्रुप ऑफ सेल को जिनके स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं और मिलकर के सेम टाइप ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उसको हम टिश्यू बोलते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगले दिन क्लास में जब चर्चा चली तो क्लास के अंदर भी कहा कि भी पार्टी होनी चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, क्लास की 4 रो थी, एक रो से कहा कि भाई मिलकर के एक काम करो, टिश्यू बन जाओ, मिलकर के एक काम करो, तुम पिज्जा ऑर्डर करो। दूसरी रो को बोला तुम मिलकर के टिश्यू बन जाओ, एक पर्टिकुलर काम करो, बर्गर ऑर्डर करो। एक को मैंने बोला कि भाई तुम कॉफी ऑर्डर करो, एक को बोला तुम पेस्ट्रीज ऑर्डर करो, ठीक है। तो चारों रो को मैंने ग्रुप बना दिया, इट इज अ ग्रुप जो स्ट्रक्चर में फंक्शन में सिमिलर है, टिश्यू। तो अब इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा बड़ा हो गया, जहां कई सेल मिलकर के एक साथ एक ही टाइप के काम को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अब पूरी क्लास की पार्टी हो रही है जहां ग्रुप ऑफ सेल मिलकर के किसी एक वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई, टिश्यू भी समझ में आ गया। अब आगे जाकर के अगले दिन चर्चा चलती है, उस फ्लोर पर 4 क्लासें और थी, ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई पूरे फ्लोर पर पार्टी होनी चाहिए, मैंने बिल्कुल होगी। तो इस बार टिश्यू से काम नहीं चलेगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन क्या होता है, जब कई टिश्यू मिलकर के, जब कई टिश्यू मिलकर के किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है। तो अब मैंने क्या कहा कि भाई एक क्लास में 4 टाइप के टिश्यू थे, तुम चारों टिश्यू मिल जाओ और मिलकर के पिज्जा ऑर्डर करो। दूसरी क्लास में 4 टाइप के टिश्यू थे, तुम सब मिल जाओ बर्गर ऑर्डर करो। तीसरी क्लास में 4 टाइप के टिश्यू थे, तुम सब मिल जाओ पेस्ट्रीज ऑर्डर करो। और अगेन चौथी क्लास में 4 टाइप के टिश्यू थे, मिलकर के एक ऑर्गन बना दिया तुम, ठीक है। क्या ऑर्डर, क्या बचा, कोल्ड कॉफी, तुम कोल्ड कॉफी ऑर्डर करो, हो गया भाई ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया। जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया ऑर्गेनाइजेशन में भी, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी आती गई, ठीक है, सेलुलर से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन। अब बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जब कई ऑर्गन मिलकर के किसी एक सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगले दिन भाई उस पूरे फ्लोर पर चर्चा हुई कि भाई और फ्लोर भी तो हैं, सर ने वहां पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं की, मैंने करते हैं इस बार, ठीक है भाई। एक फ्लोर पर 4 ऑर्गन थे, चारों ऑर्गन मिलकर के पिज्जा ऑर्डर करो। दूसरे फ्लोर पर 4 ऑर्गन थे, मिलकर के बर्गर ऑर्डर करो। तीसरे फ्लोर पर 4 ऑर्गन थे, मिलकर के कोल्ड कॉफी ऑर्डर करो। और अगले फ्लोर पर अगेन 4 ऑर्गन थे, मिलकर के क्या बचा, पेस्ट्रीज, पेस्ट्रीज ऑर्डर करो। तो जब कई ऑर्गन मिलकर के एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, कई ऑर्गन मिलकर के काम एक ही कर रहे हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, क्लियर बिल्कुल, आप समझ रहे हो ना, डाइजेशन ऑफ फूड। तो सिंपल सी बात है, जब कई ऑर्गन मिलकर के एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है। तो इस तरीके से धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन चेंज होते गए और एनिमल को हम क्लासीफाई कर पाए। तो उसी के बेस पर मैं यहां बोल पा रहा हूं बेटा कि पहले आए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर टिश्यू, ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां देखने को मिलता है, बस एग्जांपल पर क्वेश्चन आएगा, ओनली इन पॉरीफेरा। पॉरीफेरा आप समझ रहे हो, पॉरीफेरा के अंदर स्पॉन्ज आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, स्पॉन्ज। जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे, एनिमल किंगडम में पहला फाइलम पॉरीफेरा दे रखा है, पहला फाइलम पॉरीफेरा दे रखा है। यस, एनिमल किंगडम का पहला फाइलम पॉरीफेरा है, क्लियर बिल्कुल। तो पैराजोआ, ठीक है, और यूमेटाजोआ, यस पैराजोआ यूमेटाजोआ। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां देखने को मिलेगा, पॉरीफेरा में। टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां देखने को मिलेगा, आप बोलोगे सर सीलेंट्रेटा से लेकर के आगे चले जाओ, लास्ट कॉर्डेटा। आई बेटा, सीलेंट्रेटा टू कॉर्डेटा, सीलेंट्रेटा टू कॉर्डेटा, सीलेंट्रेटा टू कॉर्डेटा, सब के अंदर सीलेंट्रेटा से लेके कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल आएंगे सब के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसको बोलते हैं यूमेटाजोन्स। ये सारे के सारे यूमेटाजोन्स हैं, जबकि अकेले इकलौते ये पैराजोन्स हैं। दोनों को मिला दोगे मेटाजोन्स हैं, और मेटाजोन्स की प्रॉपर्टी मैंने 3 बताई दी है आपको, ये 3 प्रॉपर्टी मेटाजोन्स की है। तो बेसिक फीचर है किंगडम एनिमेलिया के, यानी ऑल एनिमल्स के। अब हम एक एक करके ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलने वाला है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बेस पर आप एनिमल को क्लासिफाई कर रहे हो, जैसा अभी बताया मैंने क्लास वाला एग्जांपल। तो सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आएगा, आप बताओ, सेल्यूलर, सेल्यूलर, सेल्यूलर लेवल, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर हम बी की बात करेंगे, फिर कौन सा आएगा, टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर कौन सा आएगा जरा बताओ, इसके बाद कौन सा आएगा, सेलुलर हो गया, टिश्यू हो गया, फिर आएगा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर कौन सा आएगा जरा बताओ, डी, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बस एग्जांपल ध्यान रखने, अभी बताए थे मैंने, सेलुलर कहां मिलेगा, ऑर्गन कहां मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम कहां मिलेगा, ठीक है, ऑर्गन लेवल देन ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो सेलुलर मैंने एक ही एग्जांपल बताया, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के अंदर सेलुलर मिलेगा। टिश्यू लेवल कहां मिलेगा, सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, 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 इसमें क्या मिलेगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या मिलेगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां आएगा, प्लेटी एल्मंथीज। इसके बाद कौन आते हैं, प्लेटी, प्लेटी हेल्मिंथीज, चपटे क्रमी, प्लेटी एल्मंथीज, इसमें मिलता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहां से चालू हो गया था। ऑर्गन सिस्टम कहां से चालू हुआ, एसके हेल्मंथीज से, एसके हेल्मंथीज से लेकर के कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, एसके हेल्मंथीज से लेकर के कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल आए बेटा, इन सब के अंदर आपको मिलेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल पर क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो पॉरीफेरा के अंदर, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा के अंदर प्लेटी एल्मंथीज, एसके एल्मंथीज और कॉर्डेटा, ठीक है। मैं थ्योरी भी कराऊंगा, साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, इस टॉपिक पे एकदम महारत हासिल करके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब आ जाओ, अगर मैं ऑर्गन सिस्टम के अंदर की बात करूं तो ऑर्गन सिस्टम में भी वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यस, कहीं पर आपको ऑर्गन सिस्टम जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम उठा लो, ओपन और क्लोज, डाइजेस्टिव सिस्टम उठा लो, ठीक है, कंप्लीट, इनकंप्लीट, ये वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। इसकी भी बात कर लेते हैं, पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पैटर्न की बात करता हूं तो 2 एग्जांपल लूंगा इसके अंदर, एक डाइजेस्टिव सिस्टम,
एक सर्क्यूलेटरी सिस्टम, समझना, एक सर्क्यूलेटरी सिस्टम। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्क्यूलेटरी सिस्टम। सर्क्यूलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्क्यूलेटरी सिस्टम, समझना मेरी बात। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्क्यूलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्क्यूलेटरी सिस्टम, समझना मेरी बात। अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन आएगा, सर्क्यूलेटरी सिस्टम में वेरिएशन कैसे आए, ऐसे आए। डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप का हो सकता है, कंप्लीट, पहले इनकंप्लीट आया फिर कंप्लीट आया, ये वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। यानी सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिल रही है, वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। इसी की बेस पर तो हम बोलते हैं कि ये पैटर्न है यहां पर, ठीक है। तो आप बोल सकते हो पहले कैसा है, इनकंप्लीट, इनकंप्लीट डाइजेशन, इनकंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर आया कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट और इनकंप्लीट में डिफरेंस क्या है, अब समझो, अब समझाता हूं मैं, ठीक है। देखो, इनकंप्लीट का मतलब है स्टार्टिंग के अंदर जो एनिमल्स आए थे उनके अंदर सिर्फ एक ही ओपनिंग थी, सिंगल ओपनिंग थी। इसी ओपनिंग से फूड इंटेक करते थे और इसी ओपनिंग से फूड बाहर आता था, इसी से फूड जाता था, इसी से फूड बाहर आता था, ठीक है। फूड का मतलब अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, या कह सकते हो जिसका डाइजेशन नहीं हुआ। इसी से, यानी सिंगल ओपनिंग एक्ट एज माउथ एंड सिंगल ओपनिंग एक्ट एज एनस, यानी यही ओपनिंग माउथ की तरह भी बिहेव कर रही है और यही ओपनिंग एनस की तरह भी बिहेव कर रही है। इसी को हम बोलते हैं क्या, ठीक है, इनकंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में लोअर साइड से क्या होता है, ब्लाइंड सैक बंद होता है नीचे से, ठीक है। सिंगल ओपनिंग होती है एनिमल के अंदर जो माउथ और एनस दोनों की तरह बिहेव करती है, क्लियर है। फूड इन भी इसी से होता है, फूड बाहर भी इसी से निकलता है, अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। ओके, हाँ, पिज्जा की याद आ गई, ओके, जाकर ऑर्डर करो, सही कह रहा है बिल्कुल, ठीक है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बढ़िया, अभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, देखता हूं कितना समझ में आया। तो इनकंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, बेटा ध्यान रखना है, यहां पर सिंगल ओपनिंग एक्ट एज माउथ एंड एनस, सिंगल ओपनिंग होगी जो माउथ की तरह भी बिहेव करेगी और एनस की तरह भी करेगी, माउथ एंड एनस, समझना मेरी बात। इसको बोलते हैं इनकंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, या इसको ब्लाइंड सैक भी कह सकते हो, ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक का मतलब है अंधा कुआं, यानी नीचे से बंद है ऊपर से खुला है, यहीं से फूड एंटर करेगा और यहीं से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आएगा, तो इसको हम ब्लाइंड सैक भी बोल सकते हैं। जबकि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दो सेपरेट ओपनिंग होती है, माउथ अलग होता है, एनस अलग होता है, समझना मेरी बात। यहां से फूड इन करता है और यहां से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है। जहां दो सेपरेट ओपनिंग होती है, एक माउथ की तरह बिहेव करती है, एक माउथ की तरह बिहेव करती है, तो एक एनस की तरह बिहेव करती है। तो इसको क्या बोलने वाले हो आप, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो एग्जाम्पल पूछेगा, ठीक है, इनकंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहां देखने को मिलेगा, भाई पॉरीफेरा में तो मिलता नहीं है। सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा और प्लैटिहेल्मिन्थीस भी बोल सकते हो, ठीक है, बस। इसके बाद एस्के हेल्मिन्थीस से लेकर के कॉर्डेटा, सबके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था, ठीक है, माउथ भी था और एनस भी था। तो तीन ही एग्जांपल लिखूंगा यहां पर मैं, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, ठीक है, सिलेंट्रेटा के बाद क्या है, टीनोफोरा, टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, फिर प्लैटिहेल्मिन्थीस, प्लैटी हेल्मिन्थीस, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटिहेल्मिन्थीस, तीन ही एग्जांपल हैं, तीनों के अंदर सिंगल ओपनिंग होती है विच एक्ट एज माउथ एंड एनस। जबकि अगर मैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं, कहां मिलेगा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, आप बोलोगे सर एस्के हेल्मिन्थीस,
से लेकर के कॉर डेटा सभी के अंदर, एसके एल्मंथीज से लेकर के कॉर डेटा, जितने भी एनिमल्स आएंगे, ठीक है, सीक्वेंस जरूर याद रख लेना आप। आपको पहले दिन जो नए बच्चे हैं जो अभी 11th में, ठीक है, हैं और जो उसको समझना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले सारे फाइलम की सीक्वेंस याद होनी चाहिए। पहले पॉरीफेरा आता है, फिर सिलिंट्रेटा, फिर टीनोफोरा, फिर प्लेटी, फिर एसके एल्मंथीज, फिर एनिलिडा, फिर ऑर्थोपोडा, आप समझ रहे हो, फिर मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकॉर्डेटा, और लास्ट में आता है कॉर्डेटा, जिसमें आगे आगे क्या पढ़ोगे आप, ठीक है, कॉर्डेटा फाइलम है, आप समझ रहे हो, फाइलम है, जिसके अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो, डिफरेंट क्लासेस पढ़ने वाले हो। यस, कॉर्डेटा फाइलम में आप क्या पढ़ते हो, डिफरेंट क्लासेस पढ़ते हो, तो सीक्वेंस पता होगी तो यूं चुटकियों में चीजें याद होती चली जाएंगी, ठीक है। तो एक बात क्लियर है आपकी, डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर है। अब बात करता हूं सर्क्यूलेटरी सिस्टम। भाई इसमें भी पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। यस, कई एनिमल के अंदर ओपन टाइप ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम होता है, तो कई एनिमल में क्लोज टाइप ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम होता है। सर कैसे, अब देखो बताता हूं उसको भी, ठीक है। सर्क्यूलेटरी सिस्टम में भी आपको पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग में ओपन आया, फिर बाद में क्लोज सर्क्यूलेटरी सिस्टम आया, ठीक है। ओपन टाइप, देन क्लोज टाइप, ऑलरेडी ओपन और क्लोज को मैंने सर्क्यूलेटरी सिस्टम में डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओपन का मतलब जिसके अंदर एक बहुत बड़ी कैविटी होती है, जिसको हीमोसील साइनस बोलते हैं, उसके थ्रू अगर ब्लड का फ्लो होता है, ओपन टाइप ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम। क्लोज टाइप ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम के अंदर, समझना मेरी बात, क्लोज टाइप ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम के अंदर वो हीमोसील नहीं होती। यस, हीमोसील नहीं होती, ठीक है। एक क्लोज सिस्टम में ब्लड वेसल्स के थ्रू यहां पर ब्लड का फ्लो होता है, यानी अच्छा सा नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। क्लियर है बिल्कुल। तो ओपन टाइप ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम कहां मिलेगा, अभी तो यहां तो हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं, जरा बताओ एग्जांपल ओपन टाइप ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम। एनसीईआरटी ने 2 एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप, ठीक है। ओपन टाइप में दे रखा है, सुन लो मेरी बात, ठीक है, एक तो दे रखा है ऑर्थोपोडा और ये दे रखा है मोलस्का, ऑर्थोपोडा और मोलस्का। मैं अभी एनसीईआरटी की बात करूंगा क्योंकि बहुत अभी बच्चे तुम समझ रहे हो और एनसीईआरटी करनी है। ऑर्थोपोडा पढ़ाऊंगा डिटेल में अभी, ऑर्थोपोडा एंड, क्योंकि ऑर्थोपोडा टोटली ओपन टाइप ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम है, ठीक है। और दूसरा दे रखा है मोलस्का, इन दोनों में ओपन टाइप ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम मिलता है। क्लोज टाइप ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम का भी एनसीईआरटी ने एग्जांपल के दे रखा है, 2 दे रखे हैं, ठीक है। ऐसे याद रखो, एनिलिडा और एंड कॉर्डेटा। तो 2 एग्जांपल इसके याद रख लो, 2 एग्जांपल इसके याद रख लो। एनसीईआरटी, ये मैं बात किसकी कर रहा हूं, ओनली एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, यस, और कुछ भी नहीं। तो एनसीईआरटी में ओपन टाइप के 2 एग्जांपल दे रखे हैं, ऑर्थोपोडा जॉइंटेड अपेंडेजेस वाले सारे एनिमल, पढ़ाऊंगा डिटेल में अभी, फिर मोलस्का आगे बढ़ाने वाला हूं, एनिलिडा सेगमेंटेड बॉडी होती है, और कॉर्डेटा जिसमें नोटोकॉर्ड होती है। इन सब के अंदर ओपन टाइप ऑफ सर्क्यूलेटरी, क्लोज टाइप ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम यहां मिलेगा, ठीक है, और ओपन टाइप ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम यहां देखने को मिलेगा। अब बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? यस, एनिलिडा एंड कॉर्डेटा, समझ रहे हो ना मेरी बात, एनिलिडा एंड कॉर्डेटा। नहीं, पूरा एनिमल किंगडम वन शॉट में थोड़ी ना कराएंगे बेटा, ठीक है। हाँ, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पूरा कर दूंगा आज, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, यहां पर एकदम क्लियर है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, ये गारंटी है, स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप करते हुए ऊपर लेके चलूंगा, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब बात आती है तीसरी, सिमिट्री। सममिति, सिमिट्री, समझना मेरी बात, कुछ है क्या समझाने के लिए? ठीक है, हाँ समझना। अब सिमिट्री की बात करता हूं, तो सबसे पहले आपको 2 चीजें समझनी होंगी सिमिट्री के लिए, ठीक है, 2 चीजें समझनी होंगी सिमिट्री के लिए। सबसे पहले आपको समझना होगा एक्सिस क्या होती है, क्या समझना होगा, एक्सिस क्या होती है। दूसरा क्या समझना होगा एक्सिस के अलावा, दूसरा समझना होगा प्लेन क्या होता है। एक्सिस समझो, ये एक बॉडी है, एक्सिस क्या होती है समझना। मैं सिमेट्री में 2 चीजें बताऊंगा, सबसे पहले एक्सिस समझो, एक्सिस क्या है,
और प्लेन समझो, प्लेन क्या होता है, ठीक है, एक्सिस क्या होती है और प्लेन क्या होता है, ये समझना होगा सबसे पहले, तब चीजें अच्छे समझ में आएंगी, ठीक है। हाँ, एक्सिस और प्लेन। एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो एक्सिस क्या होती है, इट इज अ हाइपोथेटिकली इमेजिनरी, मतलब हाइपोथेटिकली स्ट्रेट लाइन विच पास फ्रॉम सेंटर एक्सिस ऑफ द बॉडी, जो बॉडी की सेंटर एक्सिस से पास होती है। हाइपोथेटिकली इमेजिनरी लाइन जो बॉडी के सेंटर एक्सिस से पास होती है, इसको हम एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है, हर एनिमल की एक एक्सिस होगी, हाइपोथेटिकली या इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन विच पास फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के सेंटर से पास करती है, हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको हम, एक्सिस। क्लियर, बिल्कुल। प्लेन क्या होता है, प्लेन, प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस, प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस विच विच अगर मैं इसको मैं सेंटर एक्सिस से पास करूं, ठीक है, सेंटर एक्सिस से पार्ट करूं और एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, विच डिवाइड द एनिमल इन टू इक्वल हाफ। प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस जो एनिमल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, ये प्लेन है। फर्स्ट प्लेन, ये सेकंड प्लेन, ये थर्ड प्लेन। यानी सेंटर एक्सिस से अगर मैं इसको दो पार्ट में इस प्लेन में डिवाइड कर रहा हूं, प्लेन चेंज कर दिया, इस प्लेन में डिवाइड कर रहा हूं, प्लेन चेंज कर दिया, इस प्लेन में डिवाइड कर रहा हूं, समझना मेरी बात। हर एंगल पर एक नया नया प्लेन आप ऐड कर सकते हो जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता है, इसको प्लेन बोलते हैं, ठीक है। आप जैसे समझने की कोशिश करना, मैं एक तरीके से एनसीईआरटी का डायग्राम है, जैसे मानो ये क्या है, आप समझना, ये सेंटर में जो एक लाइन दिख रही है, सेंटर में जो लाइन दिख रही है, सेंट्रल हाइप, ये क्या है, इट इज एक्सिस, ये क्या है, एक्सिस है। क्लियर है, एक्सिस है। तो ये क्या दिख रहा है, ये प्लेन, फर्स्ट प्लेन है, ठीक है, ये दूसरा, ये सेकंड प्लेन होगा, समझना। तो प्लेन क्या है, इट इज अ फ्लैट सरफेस, इट इज अ फ्लैट सरफेस जो एनिमल को सेंटर एक्सिस से दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, फ्लैट सरफेस जो एनिमल को सेंटर एक्सिस से दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसको हम प्लेन बोलेंगे। क्लियर है, बिल्कुल, इसको हम प्लेन बोलेंगे। और हाइपोथेटिकली स्ट्रेट लाइन विच पास फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी, इसको हम एक्सिस बोलेंगे। क्लियर, बिल्कुल। तो यहां पर ये क्या है, ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, आप समझना। इस प्लेन से आप एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हो, लेफ्ट और राइट दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हो, दो इक्वल पार्ट के अंदर, ठीक है। तो ये एक्सिस हो गई, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ये प्लेन हो गया, ठीक है, ये प्लेन हो गया, एक्सिस भी कह सकते हो, सेंटर से पास कर रहे हो उसको, ठीक है। तो एनिमल को अगर आप सेंटर एक्सिस से, एनिमल को सेंटर एक्सिस से एक से ज्यादा प्लेन में, एक से ज्यादा यानी दो या दो से ज्यादा प्लेन में आप डिवाइड कर पा रहे हो, समझना। अगर आप एक एनिमल को, यानी इस एनिमल है, इसको मैं ऐसे भी कट करूं सेंटर से, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहा हूं, फिर ऐसे कट कर रहा हूं, फिर भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पा रहा हूं, दो प्लेन या दो से ज्यादा प्लेन के अंदर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहा हूं, तो उसको हम रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। सिर्फ एक ही प्लेन में, सिर्फ एक ही प्लेन में दो पार्ट में डिवाइड कर पा रहा हूं, इसको बायलेटरल सिमेट्री बोलेंगे। सोचो, इस एनिमल को सिर्फ मैं एक ही सिंगल प्लेन में दो पार्ट में लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर सकता हूं, ओनली सिंगल प्लेन के अंदर, ओनली सिंगल प्लेन, आप समझना मेरी बात, सिंगल प्लेन, सिंगल प्लेन, एक ही प्लेन की बात कर रहा हूं, ठीक है, सिंगल प्लेन में दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, ये टू या मोर देन टू प्लेन, समझना मेरी बात, टू या मोर देन टू, टू या मोर देन टू प्लेन में मैं उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, तो इसको हम रेडियल सिमेट्री बोलेंगे, इसको हम बायलेटरल सिमेट्री बोलेंगे। अगर मैं किसी भी प्लेन में एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहा किसी भी तरीके से, तो बोलेंगे भाई इसमें सिमेट्री है ही नहीं, ये एसिमेट्रिकल एनिमल है। क्या है ये, एसिमेट्रिकल एनिमल है। समझ में आया नहीं आया? तो सबसे पहले मैं एसिमेट्रिक की बात करूंगा, फिर रेडियल सिमेट्री की बात करूंगा, फिर बायलेटरल सिमेट्री की बात करूंगा। क्लियर है? तो तीन टाइप की सिमेट्री हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूं एसिमेट्री, एसिमेट्रिक एनिमल। नंबर बी आपको ध्यान रखना है यहां पर, ठीक है, रेडियल सिमेट्री, रेडियल रेडियल सिमेट्री। सी ध्यान रखना है आपको, बायलेटरल सिमेट्री, बाय
लेटरल सिमिट्री, बायलेटरल सिमिट्री। तो एसिमेट्री कहां देखने को मिलती है? ए मतलब एब्सेंट, सिमिट्री है ही नहीं। आप किसी भी प्लेन में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ही नहीं सकते। रेडियल सिमिट्री के अंदर दो या दो से ज्यादा प्लेन में आप एनिमल को डिवाइड कर सकते हो। बायलेटरल सिमिट्री ओनली वन प्लेन। आप समझना मेरी बात, ठीक है? यहां कोई प्लेन नहीं है, यहां पर आप बोलोगे टू, ठीक है, या मोर देन टू, ऐसे याद रखो। यहां ओनली वन प्लेन, ओनली वन प्लेन, टू या मोर देन टू प्लेन, ठीक है? और यहां प्लेन होते ही नहीं है विदाउट, ठीक है? आपको दो पार्ट में डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो एग्जांपल में क्या याद रखना है आपको भाई? एग्जांपल की जब भी बात करूंगा ध्यान रखना, मोस्टली स्पॉन्जेस कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल। पर समझना, जैसे एक मोस्टली स्पॉन्जेस में एक बड़ा कॉमन एग्जांपल है स्पॉन्जेला। एनसीईआरटी में एग्जांपल भी दे रखा है और डायग्राम भी दे रखा है, ठीक है? स्पॉन्जेला, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एसिमेट्रिक कंडीशन कहां देखने को मिलेगी? मोस्टली स्पॉन्जेस में तो मिलती ही है, ठीक है? मोस्टली स्पॉन्जेस में मिलती है, ठीक है? जैसे स्पॉन्जेला, उसको आप दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, रेडियल सिमेट्री कहां देखने को मिलेगी? रेडियल सिमेट्री एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। रेडियल सिमेट्री, सम स्पॉन्जेस, कुछ स्पॉन्जेस रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। सिलेंट्रेटा रेडियल सिमेट्री शो करेगा। टीनोफोरा रेडियल सिमेट्री शो करेगा, ठीक है? सम स्पॉन्जेस सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। आप क्लियर है बिल्कुल? एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, फिर से बोल रहा हूं मैं, सम स्पॉन्जेस सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। एनसीईआरटी में स्टार लगा के दे रखा है इसको, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। इसमें रेडियल सिमिट्री होती है, मतलब इन एनिमल्स को दो या दो से ज्यादा प्लेन में आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है? बायलेटरल सिमिट्री ओनली वन प्लेन लेफ्ट और राइट, ओनली वन प्लेन लेफ्ट और राइट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो बायलेटरल सिमेट्री तो आप जानते हो, टीनोफोरा के बाद जितने भी एनिमल आए थे, जैसे प्लेटी हेलमंथीज से लेकर के कॉर्डेटा एक्सेप्ट एडल्ट इकाइनोस को छोड़ दो, ठीक है? तो जितने भी प्लेटी से लेकर के कॉर्डेट तक एनिमल आते हैं, सबके अंदर बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। समझ में आ गई होगी? तो मैंने 3 पॉइंट बताए। सबसे पहले मैंने बताया, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस किस बेस पर आपने क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने बताया कि भाई सबसे पहला हमने बताया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बेस पर क्लासिफाई कर दिया। फिर नंबर सेकंड में बताया पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा मैंने बताया सिमिट्री के बेस पर भी आप एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो। 2 एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखे हैं, रिमेनिंग मैंने वहां करा दिए हैं। अब आ जाओ भाई, जर्म लेयर के बेस पर भी तो एनिमल को क्लासिफाई किया जा सकता है। अब कई बच्चे पूछेंगे सर जर्म लेयर होते क्या है? बताता हूं अभी। जैसे मान लो, समझना मेरी बात, ये एक ओवा है। कौन है? ओवा। ओवा तो जानते हो ना, फीमेल गैमीट ओवा। समझना, मान लो ये स्पर्म है, मेल गैमीट। तो ये मेल गैमीट ओवा को क्या करेगा? फ्यूज करेगा। ये हैप्लॉइड होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है। ये दोनों जब फ्यूज करेंगे आपस में तो एक डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, ठीक है? क्या बनने वाला है? डिप्लॉइड जाइगोट, ठीक है? क्या बनने वाला है? डिप्लॉइड जाइगोट। किसका फॉर्मेशन होने वाला है? डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है? हाँ,
डिप्लॉइड जायगोट। ठीक है, डिप्लॉइड जायगोट के अंदर फिर डिवीजन होते हैं और 3 लेयर बनते हैं, इससे 3 लेयर बनते हैं जायगोट से, 1 2 3। एक होती है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, एक होती है मीजोडर्म, मीजोडर्म, और एक होती है एंडोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, जब स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करता है, डिप्लॉइड जायगोट बनता है, उससे 3 लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, इसको बोलते हैं जर्म लेयर, और इससे पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, जर्म लेयर। जर्म लेयर, इनसे पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो कई एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ 2 जर्म लेयर होते हैं, कई एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अंदर 3 जर्म लेयर होते हैं, जिनमें 2 जर्म लेयर होते हैं उनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, और जिनके अंदर 3 जर्म लेयर होते हैं उसको बोलते हैं हम ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्लियर? बिल्कुल। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, 2 जर्म लेयर और 3 जर्म लेयर वाले। क्लियर है? बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं जर्म लेयर की। समझना मेरी बात, इसके बेस पर भी आप एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो। यस, ऐसे एनिमल जिसमें 2 जर्म लेयर होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, और ऐसे एनिमल जिसमें 3 जर्म लेयर होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। समझना मेरी बात, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। समझना, ट्रिप्लोब्लास्टिक। समझना भाई, डिप्लोब्लास्टिक 2 जर्म लेयर वाले, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर वाले। तो यहां कितने जर्म लेयर होंगे? 2 जर्म लेयर, 2 जर्म लेयर, 2। या कितने जर्म लेयर होंगे? 3 जर्म लेयर। अगर मैं 2 जर्म लेयर की बात करता हूं, कौन कौन से 2 जर्म लेयर होंगे यहां पर, जरा बताओ कौन से 2 जर्म लेयर होंगे यहां पर? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, एक्टोडर्म होगी इनके पास, एक्टोडर्म। और कौन सी होगी? एंडोडर्म, एंडोडर्म। क्या यहां पर, सॉरी, क्या यहां पर मीजोडर्म होती है? नो। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जब बाद में आए थे तो इनके अंदर 3 जर्म लेयर आए थे, यानी एक्टोडर्म आ गई थी इनके पास पहले से ही, एक्टोडर्म। एंडोडर्म पहले से ही थी, एंडोडर्म। और तीसरी जर्म लेयर थी यहां पर मीजोडर्म, फर्स्ट टाइम अपियर हुई मीजोडर्म। कौन सी? मीजोडर्म। पहली बार मीजोडर्म कहां आई थी? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के अंदर पहली बार मीजोडर्म आई थी। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में कौन सी लेयर एब्सेंट थी? जर्म लेयर। आप बोलोगे सर मीजोडर्म एब्सेंट थी। और मीजोडर्म पहली बार कहां आई? आप बोलोगे सर ट्रिप्लोब्लास्टिक में आई। ठीक है, समझना मेरी बात। तो यहां के एग्जाम्पल पूछूंगा भी, कौन कौन से एनिमल हैं जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं? आप बोलोगे सर सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा, ट्रेटा एंड टीनोफोरा, टीनोफोरा। सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, ये 2 एनिमल ऐसे हैं, ध्यान रखना है आपको। सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ओनली डिप्लोब्लास्टिक, सिर्फ 2 ही जर्म लेयर होते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन में, तो यहां 3 जर्म लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 3। ठीक है, पहली बार मीजोडर्म किसके अंदर आई? फर्स्ट टाइम। तो पहले एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, समझना, तो पहला एग्जांपल यहां पर आएगा प्लेटी, प्लेटीहेल्मिन्थीज। आपसे पूछिए पहली बार फर्स्ट टाइम किस एनिमल में मीजोडर्म का फॉर्मेशन हुआ, तो आप बोलोगे प्लेटीहेल्मिन्थीज में फर्स्ट टाइम मीजोडर्म फॉर्म हुई। फर्स्ट टाइम मीजोडर्म कहां पर आई? प्लेटी के अंदर, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम मीजोडर्म, फर्स्ट टाइम मीजोडर्म का फॉर्मेशन कहां हुआ? फर्स्ट टाइम मीजोडर्म का फॉर्मेशन प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज में सबसे पहले मीजोडर्म का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसके बाद जितने भी एनिमल्स आते हैं प्लेटी के बाद, जितने भी आते हैं प्लेटी से लेकर के कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, सबके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन देखने को मिलती है। प्लेटी टू कॉर्डेटा, ऑल एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन देखने को मिलती है। डिप्लोब्लास्टिक सिर्फ किसमें? सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, याद हो गया ना? सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में डिप्लोब्लास्टिक, फिर
प्लेटी से लेकर के कॉर्डेटा सबके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर से एनिमल बनते हैं, जिसमें पहली बार फर्स्ट टाइम मेसोडर्म का फॉर्मेशन कहां हुआ? प्लैटीहेल्मिन्थीज। समझ में आई बेटा? यस, प्लैटीहेल्मिन्थीज। सर एनसीईआरटी क्वेश्चन भी साथ करा दीजिए, तो चिंता मत करो, अगले लेक्चर से एनसीईआरटी भी साथ कराऊंगा। वैसे एनसीईआरटी पूरी इंक्लूड की है मैंने यहां पर अगले लेक्चर में फील कराने के लिए एनसीईआरटी के एक एक पैरा के क्वेश्चन कराऊंगा साथ में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बोल, क्वेश्चन आज लेकर के आया हूं मैं, साथ लेकर के आया हूं, बस इसके बाद क्वेश्चन चालू करता हूं मैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन चालू है, ये 4 के बाद क्वेश्चन, फिर 4 के बाद लास्ट में क्वेश्चन। ठीक है, अब 2 डायग्राम दे रखे हैं एनसीईआरटी में, जरा बताओ। ठीक है, यहां पर आपको 3 लेयर दिख रही होंगी, पर जर्म लेयर 2 ही हैं। समझना मेरी बात, जर्म लेयर 2 ही हैं। एक तो आपको क्या दिख रही है यहां पर, ध्यान से देखना, एक दिख रही है एक्टोडर्म और एक दिख रही है एंडोडर्म। एक दिख रही है एक्टोडर्म और एक अंदर वाली दिख रही है एंडोडर्म। अच्छा, यहां ध्यान से देखो कि दोनों के बीच में क्या दिख रहा है? मीजोग्लिया। इट इज अ जेल, जेली लाइक स्ट्रक्चर। मीजोग्लिया क्या है? जेली, जेली लाइक होता है, जेली लाइक होता है। आप समझना मेरी बात, ये कोई सेल नहीं है, नॉन सेलुलर है। क्या है? नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर, सेल नहीं है, जेली लाइक है, नॉन सेलुलर है मीजोग्लिया। ठीक है, तो कहां देखने को मिलेगा ऐसा स्ट्रक्चर? सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। अच्छा, यहां ध्यान से देखो कि 3 जर्म लेयर हैं, बीच में भी आपको मीजोडर्म दिखाई दे रही है, बीच में भी आपको मीजोडर्म दिखाई दे रही है, ये एक्टोडर्म दिखाई दे रही है और ये एंडोडर्म दिखाई दे रही है। तीनों लेयर प्रॉपर बन गए। ये कंडीशन क्या आ गई? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये कंडीशन क्या आ गई? ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब बताओ, यहां तक के कंसेप्ट क्लियर है? मैं एक बार चेक कर लेता हूं तुमसे, कंसेप्ट एक्चुअल में क्लियर है या नहीं। कंसेप्ट क्लियर है यानी क्वेश्चन नंबर 1 बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन, किसके अंदर मिलेगा? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 1 2 3 4, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां देखने को मिलेगा? जरा फटाफट बताओ, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां देखने को मिलेगा? एनीलिडा में डिप्लोब्लास्टिक नहीं होती बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ठीक है, हाँ। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां देखने को मिलेगा? 1 2 3 भाई, पॉरीफेरा सेलुलर, सिलेंटेटा टिश्यू, ये भी टिश्यू। ठीक है, नन ऑफ द अबव, ये तो होगा ही नहीं। पॉरीफेरा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां देखने को मिलेगा? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, समझना मेरी बात, सबसे पहले आए थे पॉरीफेरा, उसमें पॉरीफेरा यानी स्पॉन्जेला। ठीक है, तो इसमें ऑर्गन लेवल नहीं था, इसमें कैसा था? टिश्यू लेवल। कैसा था? सॉरी, सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल। ठीक है, ओबिलिया फाइसेलिया, ओबिलिया फाइसेलिया जो सिलिंड्रेटा में आते हैं, तो सिलिंड्रेटा में कैसा था? टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आ जाओ प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया, टीनोप्लेना। ठीक है, ये अभी पढ़ाऊंगा मैं आप। ठीक है, प्लूरोब्रैकिया, टीनोप्लेना। ठीक है, तो प्लूरोब्रैकिया का एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, इसमें कैसा मिलेगा प्लूरोब्रैकिया के अंदर? अच्छा, टीनिया फ्लैट दे तो रखा है, फ्लैट वॉर्म। टीनिया क्या है? फ्लैट वॉर्म, फ्लैट वॉर्म। ठीक है, प्लूरोब्रैकिया इसमें होगा टिश्यू लेवल। टीनोफोरा, टीनोफोरा का सिलेंटेड आ गया, टीनोफोरा आ गया टिश्यू लेवल। तो यहां देखने को मिलेगा टीनिया के अंदर कैसा? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, क्या पूछा है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, टीनिया में आ गया था ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल। तो ऑर्गन लेवल कहां देखने को मिलेगा? टीनिया के अंदर। टीनिया कैसा वॉर्म है? फ्लैट वॉर्म है। तो आंसर क्या लगा के आने वाले हो? तो आंसर यहां लगा के आने वाले हो आप। ठीक है, फर्स्ट आंसर। आंसर क्या लगाने वाले हो यहां पर? फर्स्ट आंसर लगाने वाले हो, ओनली फर्स्ट आंसर। ठीक है, अगला मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। थर्ड में हम बात करेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं, तो पूछा जाएगा कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसके अंदर मिल रहा है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? फाइलम पूछा है, जरा बताओ किस फाइलम में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है? ऑप्शन बताओ, किस फाइलम में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है? सीलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज या मोलस्का? ठीक है, तो समझना, अगर मोलस्का की बात करता हूं तो यहां पर मिलेगा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
मोलस्का में क्या मिलेगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है बिल्कुल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आ जाओ प्लेटी हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज इसमें ओनली ऑर्गन लेवल ऑफ, ऑर्गन, ओनली ऑर्गन, ठीक है। अच्छा एसके हेलमिंथीज यहां पर भी ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। अच्छा सीलेंट्रेटा में बताओ, सीलेंट्रेटा के अंदर, सीलेंट्रेटा में मिलता है भाई कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीलेंट्रेटा में मिलेगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई सीलेंट्रेटा टीनोफोरा दो ही तो एग्जांपल बताएं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक डायग्राम दे रखा है, अभी बताया मैंने, द एनिमल प्रोसेसिंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ जर्म लेयर, ठीक है। ए और बी दे रखे हैं, ठीक है। आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे भाई? दो जर्म लेयर हैं यहां पर, तीन जर्म लेयर हैं, तो एक को बोलोगे डिप्लोब्लास्टिक, एक को बोलोगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लो, उसको बोलोगे ट्रिप्लो। क्लियर है बिल्कुल, तो आंसर क्या आ गया? फर्स्ट। नेक्स्ट और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अंडरलाइन करो, पूछा क्या है भाई इसने? इनकरेक्ट पूछा है। विद रिगार्ड टू बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है, बात किसकी कर रहा है? बायलेटरल सिमेट्री की बात कर रहा है, इनकरेक्ट पूछा है उसने, ठीक है, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है। विद रिगार्ड टू बायलेटरल सिमेट्री, बात किसकी कर रहा है? बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री कहां से कहां देखने को मिलती है बायलेटरल सिमेट्री? बायलेटरल सिमेट्री प्लेटी हेलमिंथीज से कॉर्डेटा सब के अंदर मिलती है एक्सेप्ट एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछा है। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय अ सिंगल प्लेन ओनली, ये तो करेक्ट है भाई, ठीक है, ये तो करेक्ट है। आगे आ जाओ। द ऑर्गेनिज्म दैट शो बायलेटरल सिमेट्री हैव पेयर्ड बॉडी ऑर्गन, उसके पास पेयर्ड बॉडी ऑर्गन होते हैं, यस मोस्टली पेयर्ड ही होते हैं, इधर होगा एक इधर होगा, ठीक है। दैट अकर ओनली द टू साइड ऑफ द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। इट इज फाउंड इन ऑल इनवर्टिब्रेट एंड फ्यू वर्टिब्रेट, क्या सारे के सारे इनवर्टिब्रेट और कुछ वर्टिब्रेट में बायलेटरल सिमेट्री मिलती है? ये गलत है भाई, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। स्पाइडर एंड क्रैब सो बायलेटरल सिमेट्री, यस स्पाइडर में भी बायलेटरल होती है, क्रैब में भी बायलेटरल होती है। तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ बताओ जरा, ठीक है। इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू बायलेटरल सिमेट्री, तो बायलेटरल सिमेट्री के हिसाब से देखोगे थर्ड इनकरेक्ट हो गया। तो जो बच्चे थर्ड लगा रहे हैं भाई सही लगा रहे हैं, यस परफेक्ट, एकदम बढ़िया। अब आ जाओ, रीड द गिविंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ो, ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल आर यूसिलोमेट। अच्छा सीलोम मैंने कराई नहीं है अभी, ठीक है, अब इसके बाद सीलोम करा रहा हूं, उसके बाद कराऊंगा उसको, ठीक है। अभी रुक रहा हूं, मैं रुक रहा हूं, सीलोम वाला क्वेश्चन वो अभी मैं कराने वाला हूं, उसके बाद तब मैं इस क्वेश्चन को जिक्र करूंगा। यानी अगला हम बात ही करेंगे किसकी? सीलोम, सीलोम के बाद इस क्वेश्चन को जिक्र डिस्कस करते हैं, यस सीलोम के बाद, ठीक है, समझे? हाँ ऑप्शन नंबर थर्ड। चलो मैं भी अभी तो सोच के चल रहा हूं, आपको सीलोम पता ही नहीं है, सीलोम आपको अभी पता ही नहीं है, समझना मेरी बात, जल्दीबाजी नहीं करना। सीलोम क्या होती है? सीलोम क्या होती है? इट इज अ इंटरनल स्पेस, इट इज अ इंटरनल स्पेस, बॉडी के अंदर का एक स्पेस है जो, समझना, इट इज अ इंटरनल स्पेस या कैविटी कह सकते हो, जो अंदर से लाइंड है एंडोडर्मल टिश्यू से, बाहर से लाइंड है एक्टोडर्मल टिश्यू से, ठीक है, और इनके बीच में अंदर से आस्तरित या लाइंड होती है, ठीक है, मेसोडर्मल लेयर, ठीक है। तो इट इज द इंटरनल स्पेस या कह सकते हो विच फॉर्म बाय मेसोडर्म एंड प्रेजेंट बिटवीन आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म, दोनों के बीच में देखने को मिलती है, ठीक है, ऐसे कह सकते हो। इसमें डायग्रामेटिकली समझा रहा हूं सीलोम होती क्या है, समझना, डायग्रामेटिकली समझ में आएगी। मान लो एक इंसान है, मान लो बेटा ये एक इंसान है, बहुत बेसिक से समझना सीलोम होती क्या है। इट इज अ इंटरनल स्पेस, ये ऐसी बॉडी कैविटी जो मेसोडर्मल टिश्यू से बनी होती है, समझना भाई। ये बाहर की लेयर है, ये एक्टोडर्म से मिलके बनी होगी, बाहर की लेयर है एक्टोडर्म से मिलके बनी होगी, समझना। और अंदर की लेयर की बात करता हूं, अंदर की लेयर की बात करता हूं, समझना। ये सबसे अंदर की लेयर है, ये क्या है? गट, एलिमेंट्री कैनाल, एंडोडर्मल टिश्यू से मिलकर बनी होगी, एंडोडर्मल टिश्यू से मिलकर की बनी होगी एलिमेंट्री कैनाल, समझना मेरी बात।
अब दोनों के बीच में ये स्पेस कैविटी है जो अंदर से लाइंड है मीजोडर्मल टिश्यू से, ये मीजोडर्मल टिश्यू से लाइंड है। एक ऐसी कैविटी जो मीजोडर्मल टिश्यू की स्प्लिटिंग से बन रही है या इंटरनल लाइन बाय मीजोडर्मल टिश्यू, इसको बोलते हैं सीलोम। जो मीजोडर्मल टिश्यू की इंटरनल लाइनिंग से बन रही है, सीलोम। प्रेजेंट बिटवीन आउटर एक्टोडर्म इनर एंडोडर्म। समझना, इसमें व्हाइट वाला जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है मैंने, ये है एक्टोडर्म। क्या है? एक्टोडर्म। ग्रीन वाला स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये क्या है? ग्रीन वाला स्ट्रक्चर, ये है एंडोडर्म। दोनों के बीच में पिंक कलर का जो स्ट्रक्चर बना रखा है मैंने, पिंक कलर का स्ट्रक्चर बना रखा है, ये क्या है? मीजोडर्म। और मीजोडर्म के बीच में जो कैविटी दिख रही है, इसको बोलते हैं यूसीलोम या ट्रू सीलोम, या ऐसे एनिमल जिनमें इस तरीके की सीलोम मिलती है जो मीजोडर्मल टिश्यू से बनती है, इसको हम यूसीलोमेट बोलते हैं। समझे? हाँ, इट इज अ इंटरनल स्पेस which formed by mesoderm and present between outer body wall और inner gut wall। outer body wall और inner gut wall। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? यहां तक कोई डाउट? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अगर मैं सीलोम की बात करूं, सीलोम होती क्या है? तो इट इज अ इंटरनल स्पेस, internal space which formed by mesodermal tissue। It is an internal space which formed by mesodermal tissue present between outer body wall and inner gut wall। इसको सीलोम बोल सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, हर किसी को समझ में आ जाए, बहुत हाई फाई लैंग्वेज में यूज नहीं करता। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से सिंपल एनसीईआरटी की लाइनें समझ में आ जाएं। ठीक है, चलो सीलोम समझ में आ गई। अब सीलोम के बेस पर भी आप एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो। यस, जैसे मैं कहूं टाइप्स ऑफ सीलोम या ऑन द बेस ऑफ सीलोम एनिमल आर क्लासिफाई इनटू 3 ग्रुप या 2 ग्रुप कर देते हैं पहले। ठीक है, टाइप्स ऑफ सीलोम, तो इसको क्लासिफाई कर दो। एक होगा एसिलोमेट, कुछ होंगे स्यूडोसिलोमेट। समझना, स्यूडोसिलोमेट, पर कुछ ऐसे होंगे जिनको बोलेंगे यूसिलोमेट। ध्यान रखना, इसका सबसे इंपोर्टेंट सीलोम वाला पार्ट है। ठीक है, एक तो क्या होगा, आप बोलोगे एसिलोमेट, ए मतलब एब्सेंट, सीलोमेट ऐसे एनिमल जिनमें ए मतलब एब्सेंट, सीलोम है ही नहीं, एसिलोमेट एनिमल। ठीक है, ऐसे एनिमल जिसमें स्यूडोसिलोम है, झूठी स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट जिनमें झूठी फॉल्स सीलोम है। एक होते हैं यू सीलोमेट जिनमें ट्रू सीलोम होती है, यू सीलोमेट जिनमें ट्रू सीलोम होती है बेटा। ठीक है, वो यू सीलोमेट कहलाते हैं। यस, ट्रू सीलोम, यू सीलोमेट। तो ए सीलोमेट, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी पूछेंगे कि बताओ कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट है, मतलब डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट भी होते हैं। यस, ठीक है, ऐसे पूछेगा, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट के एग्जांपल बताओ और ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट के एग्जांपल बताओ। ठीक है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हुए भी एसिलोमेट है, समझना। क्वेश्चन आएगा डिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट, एक होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट,
ब्लास्टिक एसिलोमेट। डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट। अगर मैं तुमसे कहूं डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट बताओ और ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट के एग्जांपल बताओ, ठीक है। दोनों ही एसिलोमेट हैं। डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन आ जाएंगे, आप समझ गए। डिप्लोब्लास्टिक में कौन आ जाएगा, आप समझ गए होगे। सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, टीनोफोरा दोनों ही डिप्लोब्लास्टिक हैं, दोनों ही डिप्लोब्लास्टिक हैं। तो सीलोम बनने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि सीलोम को बनाता कौन है, सीलोम को हमेशा मीजोडर्म बनाती है, सीलोम को हमेशा मीजोडर्म बनाती है। तो डिप्लोब्लास्टिक में तो सीलोम का मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हुए भी एसिलोमेट, प्लैटीहेल्मिन्थीज, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ एक ही एग्जांपल आएगा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, समझना। स्यूडोसिलोमेट में प्लैटी हेल्मिन्थीज। तो प्लैटीहेल्मिन्थीज की बात करूं तो स्यूडोसिलोमेट होते हैं प्लैटीहेल्मिन्थीज, ठीक है। अब यूसिलोमेट की बात करते हैं, यूसिलोमेट की बात करते हैं, समझना मेरी बात। यूसिलोम का मतलब है जिसके अंदर सीलोम होती है, समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ बेटा, जिसमें सीलोम होती है वो यूसिलोमेट है, ठीक है। मतलब ट्रू सीलोम होती है। तो प्लेटी के बाद एसके हेल्मिन्थीज से लेकर के कॉर्डिडल सभी के अंदर ये देखने को मिलेगी, ठीक है। अब समझना एग्जाम्पल कैसी होती है यूसिलोम, बताऊंगा अभी अगले स्लाइड में। तो आप एग्जाम्पल लिखा दे रहा हूं मैं, ठीक है। एसके हेल्मिन्थीज से लेकर के कॉर्डेटा, इन सब के पास यू सिलोम होती है, मतलब ट्रू सिलोम होती है। अब डायग्रामेटिकली मैं तीनों को कंपाइल करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो समझ में बहुत अच्छे से आएगा। अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, एसिलोमेट, वो तो एक मैंने समझा दिया, उसमें तो सिलोम है ही नहीं। तो ये पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट है। ये क्या, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, ट्रिप्लो ब्लास्टिक है और एसिलोमेट है, ए सिलोमेट। ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, तीन जर्म लेयर है बेटा। यहां पर एक्टो भी है, यहां पर मीजो भी है, यहां पर एंडो भी है, समझना मेरी बात। एक्टो, मीजो, एंडो, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, समझना मेरी बात। ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन आएगा सॉलिड मीजोडर्म कहां देखने को मिलती है, तो यहां मीजोडर्म कैसी है, सॉलिड। यह हुआ क्वेश्चन है, सॉलिड मीजोडर्म। भाई सॉलिड मीजोडर्म का मतलब है कोई सीलोम नहीं बना रही है, स्प्लिटिंग नहीं हो रही है इसके अंदर, सॉलिड है, अभी सीलोम नहीं बन रही इससे, ठीक है। तो ये कहां देखने को मिलेगी, प्लैटीहेल्मिन्थीज। कहां देखने को मिलेगी, प्लैटीहेल्मिन्थीज। तो प्लैटीहेल्मिन्थीज में सॉलिड मीजोडर्म होती है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कहलाता है प्लैटीहेल्मिन्थीज, ठीक है। अब यहां पर स्यूडोसिलोम नजर आएगी, स्यूडो क्यों बोल रहा हूं, ये एक्टो है, समझना, ये एंडो है, ये छोटे छोटे मीजोडर्मल, मीजोडर्मल पाउच है, एक पाउच, दो पाउच, तीन पाउच, चार पाउच। तो ये पाउच की वजह से जो सीलोम है ना, ये ट्रू सीलोम नहीं कहलाएगी, क्योंकि समझना ट्रू सीलोम तब होती है जब पूरी मीजोडर्म आपस में फ्यूज, ये सारे पाउच फ्यूज कर जाते, तब जाकर के भाई यहां भी मीजो, यहां भी मीजो, समझना मेरी बात। ये भी मीजो है और ये भी मीजो है, दोनों ही मीजोडर्म है, मीजोडर्म। तब दोनों मीजोडर्म के बीच में जो सीलोम मिलेगी ये कहलाएगी यू सीलोम, यू सीलोम। तो ये यू सीलोम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्यूडो सीलोम। ये क्या कहलाएगी, स्यूडो, स्यूडो सीलोम। तो तीन टाइप के सीलोम हो गए, एसिलोमेट, ठीक है। एसिलोमेट में डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट भी बोल सकते हो, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा को। और पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट प्लैटीहेल्मिन्थीज था। उसके बाद स्यूडोसिलोमेट आए, और स्यूडोसिलोमेट का एग्जांपल एक ही ध्यान रखना है आपको, एसके हेल्मिन्थीज। एसके हेल्मिन्थीज। और इसके बाद जितने भी एनिमल आए सारे के सारे यू सिलोमेट हैं, सारे के सारे यू सिलोमेट हैं, क्योंकि उसमें एक ऐसी सिलोम बनी जो बाहर से और अंदर से मीजोडर्मल टिश्यू से लाइन थी, इसको बोलते हैं हम यू सिलोमेट। तो यू सिलोमेट के एग्जांपल क्या लिखा दूं जरा बताऊं मैं, ठीक है भाई। एसके के बाद क्या आएंगे भाई,
प्लेटी एस के एनीलिडा टू कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, एनीलिडा से कॉर्डेटा। देखूं एग्जांपल ये लिखा है मैंने, और एस के एल्मंथीस लिखा दिया मैंने, ठीक है। एक मिनट यहां एग्जांपल गड़बड़ कर दिया मैंने, ठीक है, जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर दिया, क्योंकि ये तो मैंने लिखा ही नहीं आपको अभी इधर, तभी मैं कहूं कुछ गड़बड़ हुआ है। ये तो रहेगी ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट का एग्जांपल क्या होगा, प्लेटी हेल्मिन्थीज, प्लेटी हेल्मिन्थीज, प्लेटी हेल्मिन्थीज, ठीक है। समझ रहे हो, जल्दी जल्दी में ये हो जाता है, ठीक है। तो प्लेटी यहां लिखा दिया। अब स्यूडोसिलम का एग्जांपल क्या आएगा, स्यूडोसिलोमेट का एग्जांपल क्या आएगा जरा बताओ। इसका आएगा स्यूडोसिलोमेट का एसके हेल्मिन्थीज, एसके हेल्मिन्थीज। और यूसिलोमेट का एग्जांपल क्या आएगा, अब बताओ, एनीलिडा से कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, एनीलिडा टू कॉर्डेटा, सारे एनिमल। क्लियर हो गया होगा। तो अब सारे एग्जांपल डायग्रामेटिकली समझ में आ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। अगर डायग्राम की बात करता हूं तो ये हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, प्लेटी हेल्मिन्थीज, सॉलिड मेसोडर्म मिलेगी। ये सूडोसिलोम देखने को मिल रही है क्योंकि मेसोडर्मल टिश्यू से लाइंड नहीं है, एसके हेल्मिन्थीज। ये ट्रूसिलोम देखने को मिल रही है, ठीक है। ट्रूसिलोम कहां होगी, यूसिलोम, मेसोडर्मल टिश्यू से इंटरनल एक्सटर्नल लाइंड है। एनीलिडा से कॉर्डेटा सब के अंदर देखने को मिलेगी। तो इसके बेस पर आप यहां पर क्लासिफिकेशन कर सकते हो, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, ठीक है। स्यूडोसिलोम, एसके हेल्मिन्थीज, एसके हेल्मिन्थीज में सूडोसिलोम थी, ट्रूसिलोम अभी आई नहीं, यहां से स्टार्ट हुई थी एनीलिडा टू कॉर्डेटा, ऑल एनिमल्स के अंदर ट्रूसिलोम। अब ट्रूसिलोम का फॉर्मेशन भी दो तरीके से हो सकता है भाई। ट्रूसिलोम का डायग्राम तो समझ में आ गया ना, ये ट्रूसिलोम का डायग्राम है, यूसिलोम का डायग्राम है। ये कैसे बनती है अब समझना मेरी बात, एक स्लाइड में ऐड करके समझाता हूं। इसके बेस पर भी आप कह सकते हो कि एनिमल थोड़े से क्लासिफाई हुए हैं। तो मैं बात कर रहा हूं यूसिलोम की, किसकी बात कर रहा हूं, यूसिलोम की, समझना। इसके बेस पर भी आप एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो दो ग्रुप के अंदर, साइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइजोसिलोम और एंटे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सिलोम वाला पार्ट ही है, ठीक है। साइजोसिलोम, साइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम, एंटेरोसिलोम, साइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम। समझना मेरी बात, अगर मैं साइजोसिलोम की बात करूं, अगर मैं साइजोसिलोम की बात करूं, समझने की कोशिश करना, ठीक है। सीलोम तो समझ में आ गया, सीलोम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सीलोम का स्ट्रक्चर बना देता हूं एक बार में। सबसे पहले क्या होगी, अंदर एंडोडर्म, बाहर क्या होगी, सॉरी कोल्ड हो गया लगता है मुझे। हाँ, तो बाहर क्या होगी, और इन दोनों के बीच में क्या होगी, ये हो गई ना। आ, समझ में आ गया होगी। अब ठीक है ना। ये है एक्चुअल में मतलब ट्रू सीलोम, ये होगी एक्टो। ये पूरी पिंक की दो जो लेयर दिख रही है मीजो, और इसके जो अंदर ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या बोलेंगे इसको, एंडो।
समझना। और ये हो गई यूसिलोम। इस यूसिलोम का फॉर्मेशन दो तरीके से हो सकता है, एक साइजोसिलोम के बेस पर और एक एंटेरोसिलोम। अब क्या अंतर होता है सर दोनों सिलोम के अंदर, समझने की कोशिश करना। ठीक है। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रक्चर एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनता है, ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, पिंक कलर के दिखा रहा हूं मैं मेसोडर्मल टिश्यू। यहां मेसोडर्मल टिश्यू इस तरीके से पड़े हुए हैं दोनों के बीच में, ये मेसोडर्मल टिश्यू, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये ऐसे, मतलब साइटोसिलोम बनती कैसे है, ऐसे। ठीक है, ये मेसोडर्मल टिश्यू एक्टो और एंडो के बीच में पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं। ठीक है, अब क्या होगा, धीरे धीरे इन मेसोडर्मल टिश्यू में स्प्लिटिंग होगी। क्या होगी, स्प्लिटिंग, विभाजन, डिवीजन, समझना। ये ये ठीक है, ये क्या होगा, मेसोडर्मल टिश्यू में स्प्लिटिंग हो रही है। ठीक है, तो होगा क्या, यहां पर ये मेसोडर्मल टिश्यू है, धीरे धीरे इनमें ब्रेक डाउन होगा। देखो ब्रेक हो रहा है, अंदर से टूटना चालू हो गया, अंदर कैविटी बनने चालू होगी, धीरे धीरे स्प्लिटिंग हो रही है, धीरे धीरे स्प्लिटिंग हो रही है, टूटना चालू कर रहे हैं, ये टूटना, ब्रेक डाउन चालू कर रहे हैं। धीरे धीरे अंदर से टूटना चालू हो रहे हैं, अंदर कैविटी बनती जा रही है, टूटते जा रहे हैं, और एक कैविटी बनती जा रही है, धीरे धीरे इसका साइज बढ़ना चालू हो जाएगा। ये करिए स्प्लिटिंग स्टार्ट होगी, हल्की सी दिखा दे रहा हूं मैं, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू। ये साइज बड़ा हुआ, और बड़ा होकर के फ्यूज कर जाएंगे आपस में, और बड़े होंगे, और बड़े होकर के फ्यूज कर जाएंगे, और ये बन गई कैविटी मेसोडर्म, ये बन गई, फ्यूज कर गए, ये फ्यूज करके ऐसे, और फाइनली ऐसे, 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 और फाइनली ऐसे। ठीक है, तो आपसे कहा जाए कि किस तरीके से साइजोसिलोम का फॉर्मेशन हो रहा है। साइजोसिलोम स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू से बन रही है। आप समझना मेरी बात, ये साइजोसिलोम का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर तुमसे कहा जाए साइजोसिलोम बनती कैसे है, आप समझना मेरी बात, साइटोसिलोम बनती कैसे है, आप बोलोगे सर स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू हो रहा है, और धीरे धीरे साइज बढ़ करके ये पूरा पूरा इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू, मेसोडर्मल टिश्यू। अगर मेसोडर्मल टिश्यू की स्प्लिटिंग से सिलोम बन रही है, साइजोसिलोम, साइजोसिलोम। अब दूसरा तरीका क्या है, समझना मेरी बात, यहां पर मेसोडर्मल टिश्यू एम्ब्रियो की गट में होते हैं। कहां पर होते हैं, गट में लगे हैं, गट में, ये गट में लगे हुए हैं, ये कहां लगे हुए हैं, गट में। एंटेरो, एंटेरो का मतलब है इंटेस्टाइन, गट की आउट पॉकेटिंग से, गट की आउट पॉकेटिंग से, समझना मेरी बात। तो यहां क्या होगा, जो गट में लगे हैं ना, ये धीरे धीरे इनकी आउट पॉकेटिंग होगी, बाहर निकलना चालू कर देंगे, बाहर निकले, ये निकल गए,
ये बाहर निकले और ये निकल गए। ये क्या हो रही है? आउट पॉकेटिंग ऑफ मीजोडर्मल टिश्यू। क्या हो रही है? आउट पॉकेटिंग ऑफ मीजोडर्मल टिश्यू। क्या हो रहा है यहां पर? आउट पॉकेटिंग ऑफ मीजोडर्मल टिश्यू। मीजोडर्मल टिश्यू, तो मीजोडर्मल टिश्यू की आउट पॉकेटिंग हो रही है, बाहर निकल रहे हैं पॉकेट की फॉर्म में, बाहर निकल रहे हैं पॉकेट की फॉर्म में, निकल गए और बाहर निकलेंगे अच्छे से, ये और अच्छे से बाहर निकल गए, ये अच्छे से और बाहर निकल गए, ऐसे अच्छे से और बाहर निकल गए। आउट पॉकेटिंग ऑफ मीजोडर्मल टिश्यू। भाई मीजोडर्मल टिश्यू कहां पर है? इंटेस्टाइन के अंदर। आउट पॉकेटिंग ऑफ इंटेस्टाइनल मीजोडर्मल टिश्यू। ठीक है, आउट पॉकेटिंग ऑफ इंटेस्टाइनल मीजोडर्मल टिश्यू लिखो, ज्यादा अच्छा होगा। तो ये तो एंटारो बोल रहे हैं, आउट पॉकेटिंग ऑफ इंटेस्टाइनल मीजोडर्मल टिश्यू। इंटेस्टाइनल मीजोडर्मल टिश्यू की आउट पॉकेटिंग से सीलोम बन रही है, उसको एंटेरोसीलोम बोलेंगे। और फाइनली ये बन गई ऐसे। तो देखो सीलोम, यू सीलोम बनने के दो तरीके हैं। एक तो मीजोडर्मल टिश्यू की स्प्लिटिंग से बन रही है, ये बन गई। एक इंटेस्टाइनल मीजोडर्मल टिश्यू की आउट पॉकेटिंग से बन रही है, गट होती है, ये प्रिमिटिव गट है। ये क्या है? प्रिमिटिव, प्रिमिटिव गट। यानी जब एम्ब्रियो होता है ना, तो प्रिमिटिव गट ऐसे होती है, प्रारंभिक प्रिमिटिव गट ऐसे होती है, प्रिमिटिव गट, यानी इंटेस्टाइन भी कह सकते हो। इस गट में ही क्या मिल रहे हैं? ये इंटेस्टाइनल मीजोडर्मल टिश्यू। ठीक है, इंटेस्टाइनल मीजोडर्मल टिश्यू की आउट पॉकेटिंग से बन रही है। ठीक है, आप समझ गए ना मेरी बात? तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें यूसिलोम ऐसे बनती है, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें यूसिलोम ऐसे बनती है। समझना, जिनमें यूसिलोम ऐसे बनती है उसको बोलते हैं साइजोसिलोम। एग्जांपल बताओ साइजोसिलोम के, तीन एग्जांपल ध्यान रखने। एनीलिडा, एनीलिडा पहला एग्जांपल। दूसरा ध्यान रखना है आपको, एनीडा, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा, और तीसरा एग्जांपल मोलस्का, मोलस्का। एनीलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, ऐसे ही पूछेगा। एंटेरोसिलोम कहां मिलेगी? फिर तीन एग्जांपल। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा मोलस्का के बाद? इखाइनोडर्मेटा, इखाइनोडर्मेटा से लेकर के कॉर्डेटा, कॉर्डेटा सब के अंदर, इकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेटा सब के अंदर एंटेरोसिलोम होती है। अगर मैं तुमसे कहूं कि हमारी सीलोम मानी ह्यूमन की सीलोम किसकी सीलोम से ज्यादा मैच करती है? एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का या इकाइनोडर्मेटा? जरा बताओ, ह्यूमन के अंदर जो सीलोम के फॉर्मेशन का पैटर्न है वो किसके सिमिलर है? एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का या इकाइनोडर्मेटा? जरा बताओ फटाफट तेजी से, किसके सिमिलर है? इकाइनोडर्मेटा, यस इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा अकॉर्डिंग टू यूसिलोम फॉर्मेशन हमारे क्लोजली रिलेटिव हैं भाई, हाँ हमारे क्लोजली रिलेटिव हैं इकाइनोडर्मेटा, यस। समझ में आया ना? हाँ इकाइनोडर्मेटा हमारे क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेटा, एनिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इन सब के अंदर यूसिलोम मिलती है, पर यूसिलोम बनने का तरीका दो है, एंटारो और साइजोसिलोम। ठीक है, अब बताओ सीलोम वाला पॉइंट क्लियर हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था। अब तो इसके बाद सिंपल है, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन। ठीक है, तो सेगमेंटेशन दो तरीके से होते हैं। ठीक है, समझना, ये थोड़ा समझने वाला गेन है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अर्थवॉर्म बाहर से सेगमेंटेड होता है, बाहर से सेगमेंटेड दिखते हैं सेगमेंट अर्थवॉर्म के अंदर। कॉकरोच बाहर से सेगमेंटेड होता है, दिखते हैं सेगमेंट। ठीक है, आप समझना मेरी बात? तो एक्चुअल में इसको सेगमेंटेड बोलेंगे। ऐसे तो प्लेटियल मंथीज भी सेगमेंटेड होते हैं, ऐसे बहुत सारे एनिमल सेगमेंटेड होते हैं, पर एक्चुअल में ट्रू सेगमेंटेशन क्या होता है? इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। समझना, सेगमेंटेशन का मतलब है, ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता क्या है अगर तुमसे कहूं? ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है समझना।
ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता क्या है? तो ट्रू सेगमेंटेशन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन एक ही बात है, ठीक है, तो उसको ऐसे कह सकते हो, ट्रू सेगमेंटेशन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन समझना, तो इसी को समझाने की थोड़ी कोशिश कर रहा हूं, बाई चांस समझा पाऊं आपको मैं, पहले समझाऊंगा फिर लिखाऊंगा। मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या है, समझना मेरी बात, ठीक है। इंटरनल डिवीजन करस्पॉन्ड टू, हाँ, या कह सकते हो एक्सटर्नल डिवीजन करस्पॉन्ड टू इंटरनल डिवीजन। जैसे समझना, तो लिखा दूं, एक मिनट रुकना। एक्सटर्नल डिवीजन करस्पॉन्ड टू इंटरनल डिवीजन। समझना, एक्सटर्नल डिवीजन करस्पॉन्ड टू इंटरनल डिवीजन। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे मान लो ये अर्थ, ये कॉकरोच दे रखा है, कॉकरोच की पूरी बॉडी, ये नेक है इसकी, कॉकरोच की पूरी बॉडी सेगमेंटेड होती है। कैसी होती है? सेगमेंटेड। सेगमेंट देखने को मिलते हैं कॉकरोच के अंदर, ऐसे सेगमेंट देखने को मिलते हैं कॉकरोच के अंदर, सेगमेंट देखने को मिलते हैं थोरैक्स में, एब्डोमेन में सेगमेंट। ऐसे ही अगर मैं अर्थवॉर्म का डायग्राम बनाऊंगा तो अर्थवॉर्म में भी सेगमेंट होते हैं, यस, अर्थवॉर्म में भी सेगमेंट होते हैं। अर्थवॉर्म भी कैसे होते हैं? सेगमेंटेड होते हैं, पूरी बॉडी में सेगमेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि यहां पर एक्सटर्नल सेगमेंटेशन करस्पॉन्ड टू इंटरनल डिवीजन, समझना, ये एक्सटर्नल डिवीजन करस्पॉन्ड टू इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का मतलब है पोजीशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, या इसको ऐसे भी कह सकते हो, पोजीशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन according to external segmentation, पोजीशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन। जैसे मानो, ठीक है, हम भी इसी में इंक्लूड होते हैं। जैसे मेरा पहला सेगमेंट, ये सेगमेंट यहां पर पहला एफ आएगा, उसके नीचे क्या है? लीवर। दूसरा सेगमेंट, ठीक है, तीसरा सेगमेंट, हर सेगमेंट के नीचे मेरे अंदर ऑर्गन की पोजीशन फिक्स है, यानी जो मेरे अंदर है वही मेरे पड़ोसी के अंदर है, वही सबके अंदर है। यानी कॉकरोच के अंदर अगर मैं कहूं कि इस सेगमेंट के नीचे कुछ मिल रहा है तो सारे कॉकरोच में वो ऑर्गन इसी सेगमेंट के नीचे मिलेगा, ठीक है। हर सेगमेंट के नीचे ऑर्गन की जो पोजीशन है वो सारे कॉकरोच के अंदर इंटरनल ऑर्गन की पोजीशन अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल सेगमेंटेशन फिक्स है, तो इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलेंगे। ऐसी अर्थवॉर्म में भी हर सेगमेंट के नीचे उसके ऑर्गन की पोजीशन हर अर्थवॉर्म में फिक्स होती है। 15वें सेगमेंट में कोई चीज मिलेगी तो सारे अर्थवॉर्म में 15वें सेगमेंट के नीचे वही चीज मिलेगी, समझ रहे हो ना मेरी बात? यस। 18वें सेगमेंट के नीचे अर्थवॉर्म में कोई ऑर्गन मिलता है तो सारे के सारे अर्थवॉर्म में 18 सेगमेंट के नीचे वो ऑर्गन प्रेजेंट होगा। यानी इंटरनल ऑर्गन की पोजीशन एक्सटर्नल सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग फिक्स है, आप समझ रहे हो? पोजीशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। तो 3 एग्जांपल होते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन के, एग्जांपल 3 जगह देखने को मिलेगा। एक तो समझ में आ गया, ठीक है, एनीलिडा, दूसरा ऑर्थोपोडा, और तीसरा ध्यान रखना है इसके अंदर आपको, एनिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, सॉरी, कॉर्डेटा, हम सब कॉर्डेटा। सर हमारे अंदर सेगमेंट तो होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते? जब तुम एक्सरसाइज करते हो, जो अपने ऐप डेवलप करते हो ना, 6 पैक बोलते हो ना, 6 पैक डेवलप किए सर मैंने,
हाँ समझ रहे हो ना मेरी बात? यस, 6 पैक डेवलप किए सर मैंने। तो 6 पैक क्या है यार? एक तो तुम जब आया करो एक बार अटेंडेंस जरूर लगा दिया करो, ठीक है? मैं बताना भूल गया कि मेरे हर लेक्चर में बच्चा सबसे पहले आके अटेंडेंस लगाता है, यानी क्या करता है, थंब से, ठीक है, अटेंडेंस लगा करके फिर लेक्चर में एंटर करता है। तो आके अटेंडेंस लगा दिया करो भाई, ठीक है? हाँ ठीक है, तुम अगर सपोर्ट करोगे तो ताबड़तोड़ तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से एक एक चीज कंसेप्चुअल क्लियर कराएंगे आपको, ठीक है? समझ रहे हो? तो आते ही पहले अटेंडेंस लगाया करो, हाँ ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू किया करेंगे। तो सेगमेंटेशन समझ में आया? ट्रू सेगमेंटेशन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं, यानी एक्सटर्नल डिवीजन करस्पॉन्ड टू इंटरनल डिवीजन या इंटरनल ऑर्गन की पोजीशन अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल सेगमेंटेशन अगर है तो उसको भाई मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलेंगे। यानी किसी भी एक कॉकरोच में जिस सेगमेंट के नीचे जो ऑर्गन है, सारे कॉकरोच में उस सेगमेंट के नीचे वो ऑर्गन होगा, इसको हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। या अर्थवॉर्म में जिस सेगमेंट के नीचे जो ऑर्गन है, सारे अर्थवॉर्म में उस सेगमेंट के नीचे वो ऑर्गन होगा, इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। हमारे अंदर मान लो भाई अगर तुम 8 पैक डेवलप कर लेते हो, 6 पैक डेवलप कर लेते हो, तो जिसके नीचे तुम्हारे अंदर जो ऑर्गन है, दूसरे के नीचे भी उसी सेगमेंट के नीचे वही ऑर्गन होगा। यानी इंटरनल ऑर्गन की पोजीशन एक्सटर्नल सेगमेंटेशन डिवीजन के अकॉर्डिंग फिक्स है, इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। जो कहां देखने को मिलता है? एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा। आई बेटा आई, यस, कॉर्डेटा। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट नोटोकॉर्ड। यस, नोटोकॉर्ड के बेस पर भी आप एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो। यस भाई, ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती, नॉन कॉर्डेटा, जिनमें नोटोकॉर्ड होती है कॉर्डेटा। आप समझ रहे हो? नोटोकॉर्ड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, मेसोडर्मल इसका, ठीक है, ओरिजिन होता है। कैसा ओरिजिन होता है? मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है आपका, आपकी बैकबोन। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? उसी के अंदर नोटोकॉर्ड होती है, उसी के बेस पर आप एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। आप आई बेटा, ठीक है? तो नोटोकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो नोटोकॉर्ड क्या है? इट इज अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। क्या है? सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। ओरिजिन क्या होगा इसका? ओरिजिन, ओरिजिन क्या होगा? मीजोडर्मल, मीजोडर्मल। इसके बेस पर आप एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हो। यस, किसमें क्लासिफाई कर सकते हो? आप बोल सकते हो सर जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती या जिनमें नोटोकॉर्ड होती है, यानी नोटोकॉर्ड एब्सेंट या नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है क्या बोलेंगे इसको? नॉन कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा। और जिनमें नोटोकॉर्ड होती है उनको क्या बोलते हैं? कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। आप समझ रहे हो? हाँ, इनको क्या बोलेंगे हम? कॉर्डेटा। यस, क्या बोलेंगे इनको? कॉर्डेटा, ठीक है? और आप जानते हो इन सम कॉर्डेटा, इन सम कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय नोटोकॉर्ड replaced by vertebral column, vertebral, पूरा लिख दूं, और उनको नाम क्या दिया हमने? वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। आई बेटा, ठीक है? तो समझना मेरी बात, ठीक है? सबसे पहले मैंने बात की नॉन कॉर्डेटा, जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती, ठीक है भाई? मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हमारी बैकबोन, ठीक है? तो नोटोकॉर्ड जिनमें होती है वो कॉर्डेटा है, और आगे जाकर के कुछ कॉर्डेटा जिन्होंने अपनी नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर लिया बोनी स्ट्रक्चर के अंदर, जिनको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, और उनको हमने नाम दिया वर्टिब्रेटा। आई बेटा, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है आपको,
भाई ध्यान रखना है, कॉर्डेटा कन्वर्ट किसमें हो गए थे? वर्टिब्रेटा। कौन कन्वर्ट हुए थे? जिनके अंदर नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो गई। तभी तो कह सकते हैं कि ऑल वर्टिब्रेटा आर कॉर्डेटा बट ऑल कॉर्डेटा आर नॉट वर्टिब्रेटा, क्योंकि सारे के सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा होते हैं पर सारे के सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं होते, सम कॉर्डेटा, ठीक है, जिनमें ये हुआ। तो आप कह सकते हो इसके बेस पर, आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो सर? आप कह सकते हो ऑल वर्टिब्रेटा आर कॉर्डेटा बट ऑल कॉर्डेटा आर नॉट वर्टिब्रेटा। भाई सारे के सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं हो सकते, सम कॉर्डेटा के अंदर ये मैकेनिज्म हुई थी, पर सारे के सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा ही होंगे। आई या नहीं आई? यस, सारे के सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा ही होंगे, ये मतलब निश्चित है। अब बताओ मजा आया या नहीं आया? यहां आकर के आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने बिल्कुल बेसिक से कराया है, बहुत अच्छी तरीके से खत्म भी हो गया होगा। ये समराइज कर दिया एनसीईआरटी ने समराइज कर दिया। एनसीईआरटी बोल रही है मल्टी सेलुलर जो प्रॉपर्टी होगी वो किंगडम एनिमेलिया का फीचर है, पहली बात। फिर एनसीईआरटी बोल रही है यहां लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनको क्या बोलेंगे हम? इनको बोलेंगे पैराजोआ। इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे यूमेटाजोआ। अगर मैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं, सिमेट्री कैसी मिलेगी? मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं बट सम शो रेडियल सिमेट्री, ठीक है। बॉडी कैविटी कैसी होगी? भाई इनके अंदर तो एसीलोमेट है, ठीक है भाई, एग्जांपल पॉरीफेरा। हाँ, जबकि टिश्यू ऑर्गन सिस्टम की बात करता हूं तो यहां रेडियल भी मिलती है और बायलेटरल भी मिलती है। रेडियल के अंदर सीलोम कैसी होगी? ऑलवेज एसीलोमेट, डिप्लोब्लास्टिक एसीलोमेट। एग्जाम्पल सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, डिप्लोब्लास्टिक एसीलोमेट। बायलेटरल सिमेट्री कहां होगी? भाई बायलेटरल सिमेट्री के अंदर सीलोम कौन कौन सी होगी? बॉडी कैविटी सीलोम, तो एसीलोमेट भी होते हैं जैसे प्लेटियलमंथीज, सॉलिड मिजोरम होती है एसीलोमेट है, ठीक है। स्यूडोसीलोमेट भी होते हैं जैसे एसके हेलमंथीज, और ट्रू सीलोमेट भी होते हैं यूसीलोमेट। एनिडा ऑर्थोपोडा मोलस्का, जिसमें एनिडा ऑर्थोपोडा मोलस्का कैसे हैं? आप बोलोगे सर ये तीन तो साइजोसीलोम है, बचे हुए एंटेरोसीलोम है, ठीक है। ये कौन से हैं? साइजोसीलोमेट। ये कौन से हैं? एंटेरोसीलोमेट। ये पूरा एकदम समझ में आ गया होगा, साफ साफ यहां एनसीईआरटी ने स्टार बना के लिख भी दिया है कि काइनोडर्मेटा में दो टाइप की सिमेट्री मिल रही है भाई। एक तो लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री और एडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री है। एडल्ट काइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। अब बताओ एकदम कंसेप्चुअल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं तुम कर पाते हो नहीं कर पाते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, जरा बताओ मैच करके, सही मैचिंग करो उसकी। रेडियल सिमेट्री, क्या रेडियल सिमेट्री सिलेंट्रेटा में मिलती है? ठीक है। सीलोमेट, यू सीलोमेट की बात चल रही है, क्या एसके हेलमंथीज है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या मोलस्का में मिलता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या स्पॉन्जेस होते हैं? सही क्या है जरा बताओ, सही क्या है इसके अंदर? सही एकदम परफेक्ट, सही एकदम परफेक्ट क्या है जरा बताओ, देखें एकदम परफेक्ट भाई, पहला फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि रेडियल सिमेट्री सीलेंट्रेटा, जबकि सीलोमेट ये तो नहीं होता। मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंडा ऑर्थोपोडा कॉर्डेटा मोलस्का में नहीं होती। ट्रिप्लोब्लास्टिक ये तो भाई इनमें तो जर्म लेयर होती ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? फिर देखो रेडियल सिमेट्री, अच्छा ये फिर से छप गया, कोई नहीं, ठीक है सेम आ गया तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। नोटोकॉर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम, कौन है, कहां से डिराइव्ड होती है नोटोकॉर्ड? हमेशा बताया नोटोकॉर्ड का ओरिजिन मिजोरम से होता है, एंडो से होता है, एक्टो से होता है, नन ऑफ द अबव। किससे होता है जरा बताओ? नोटोकॉर्ड का ओरिजिन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है मीजोडर्मल। सूडोसिलोमेट इज सीन इन, कहां पर दिख रहे हैं आपको सूडोसिलोमेट जरा बताओ?
किसके अंदर दिख रही है सूडोसीलोम, जरा बताओ। प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा या ऑर्थोपोडा, कहां देखने को मिल रही है? सूडोसीलोम। फटाफट बताओ सूडोसीलोम कहां देखने को मिल रही है? यस, सूडोसीलोम मिलती है एस्केहेल्मिन्थीज। ये तो एसीलोमेट है, ठीक है, ये यूसीलोमेट है, ये यूसीलोमेट है, तो सूडोसीलोम कहां देखने को मिलेगी? प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सॉरी प्लेटी बोल गया, एस्केहेल्मिन्थीज। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? एस्केहेल्मिन्थीज, सूडोसीलोम एस्केहेल्मिन्थीज। ठीक है, आगे आ जाओ। यहां पर एसिलोमेट है, ये यूसिलोमेट है और ये भी यूसिलोमेट है। नॉन कॉर्डेटा आर, बताओ नॉन कॉर्डेटा कौन कौन होंगे? पॉरीफेरा नॉन कॉर्डेटा है, एकाइनोडर्मेटा नॉन कॉर्डेटा है, मैमस नॉन कॉर्डेटा नहीं है, हेमी कॉर्डेटा है, रेप्टाइल्स नॉन कॉर्डेटा नहीं है। तो इसमें एक ही ऑप्शन बैठेगा, फर्स्ट ऑप्शन, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। समझे? समझ गए? इस तरीके से मैं इस सीरीज को बहुत बेहतर तरीके से लेके चलना चाह रहा हूं। अगले लेक्चर में मैं एनसीईआरटी भी लेकर के आऊंगा और मैजिकल वे के अंदर हर चीज यहां सेट कराऊंगा, ठीक है। तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैं कम से कम 3-4 फाइलम खत्म करूंगा, पॉरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। और हुआ तो प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केहेल्मिन्थीज भी मैं निपटाऊंगा यहां तक, ठीक है। और एक बहुत अलग, बिल्कुल अलग तरीके से, यूट्यूब का अब तक का सबसे अलग सेशन होगा, ठीक है। अगला जो लेक्चर है, जो आगे मैं फाइलम कराने वाला हूं, बिल्कुल अल्टीमेट वे में एक नए तरीके से कराने वाला हूं, ठीक है, जो मैंने आज तक लिया ही नहीं है, ठीक है। तो कल और परसों दोनों दिन सेशन लगा हुआ है, ठीक है। एक बार लाइक जरूर कर देना वहां जाकर के, और जब भी सेशन लिया करो, ठीक है, आकर के एक बार, ठीक है, थंब जरूर लगा दिया करो, अपनी अटेंडेंस लगा दिया करो, ठीक है। मैंने एक वीडियो डाल दिया है, ठीक है, एक डेंगू और चिकनगुनिया के ऊपर संकल्प नीट वेदांतु चैनल पर, ठीक है। मात्र 4.5 मिनट का है, सिर्फ 4.5 मिनट का। 4.5 मिनट के उस छोटे से वीडियो से आपका एक क्वेश्चन अगर डेंगू और चिकनगुनिया से आता है, 100% कर रहा हूं सॉल्व होगा, 100%, ठीक है। वहीं याद करा दिया 4.5 मिनट के अंदर, तो उसको एक बार आप देख लेना, ठीक है। और कल इसी चैनल पर मैं सेकंड लेक्चर लेकर के आ रहा हूं, जिसमें मैं 4 से 5 फाइलम एकदम सेट कराने वाला हूं। 4 फाइलम तो मिनिमम कराऊंगा ही कराऊंगा, क्लियर है। तो कल मिलते हैं, समझ रहे हो, सेम टाइम, ठीक है, इसी नीट एक्स चैनल पर, ठीक है। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा है बेटा कर लेना, क्योंकि यहां बहुत मैजिकल कंटेंट आने वाला है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय, मिलते हैं कल, ठीक है, ओके, बाय बाय बाय। और एक चीज और बता दूं, मैं संकल्प नीट वेदांतु चैनल पर एक सीरीज चालू कर रहा हूं, अब तक की सबसे अल्टीमेट सीरीज, रिवीजन सीरीज, ठीक है। 15 दिन के अंदर पूरा 11th, ठीक है, 15 दिन में मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा आपको 3 और 3 6 और 9 दिन पढ़ाऊंगा। 9 दिन के अंदर पूरा 11th आपके खोपड़ी में सेट कर दूंगा मैं, विद टेस्ट, माइलस्टोन टेस्ट के साथ, क्लियर है। तो उसको ज्वाइन कर लेना, टेस्ट सबको देना है और रिवीजन में कराने वाला हूं, ठीक है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तीनों दिन मेरा रिवीजन चलेगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सुबह 8:30 बजे, क्लियर है। ओके, बाय बेटा, थैंक यू, गुड नाइट।